धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 13 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी एक अपील आपसे, अगर आप लोग यूट्यूब देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू से जुड़ी हुई आ रही है। इसी साल की शुरुआत थी, 5 जनवरी का दिन था। नकाबपोश गुंडे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में घुस गए और उसके बाद जो उन्होंने तांडव मचाया उसे देश ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा। यह अलग बात है कि अभी तक उनमें से कोई गुंडा नहीं पकड़ा गया है। वैसे दूसरे पक्ष के लोगों को चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है, यूनिवर्सिटी के अंदर भी, यूनिवर्सिटी के बाहर भी, जो सीए का विरोध कर रहे थे उसकी आड़ में। लेकिन वो गुंडे अभी तक पकड़ में नहीं आ पाए हैं। इस दौरान यहाँ की एक प्रोफेसर सुचिता सेन भी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उन्होंने अपने पर हुए जानलेवा हमले को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए एक अर्जी दाखिल की थी अदालत में। अदालत में अर्जी आदमी तभी दाखिल करता है जब पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। तो वहाँ अदालत के अंदर एक अधिकार है आपके पास, सीआरपीसी 156/3 यानी कि सीआरपीसी 156/3 के तहत आप अदालत में अर्जी डाल सकते हैं कि साहब मेरा ये मामला है, एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अदालत थाने से पूछेगी क्या इस बाबत कोई एफआईआर दर्ज हुई है, वहाँ से रिपोर्ट आ जाएगी कि नहीं हुई है तो अदालत आदेश कर देगी एफआईआर दर्ज करके जाँच की जाए। जांच करके चाहे मुकदमे को खत्म कर दें, एक अलग मसला है, लेकिन अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज जरूर हो जाएगा। तो इसी उम्मीद को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची थी प्रोफेसर सुचिता सेन। लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट के जो जज हैं पवन सिंह, उन्होंने इनकी अर्जी को खारिज कर दिया। कहा कि पुलिस ने लिख के भेज दिया पहले से, इस मामले में तो एफआईआर दर्ज है, अलग से एफआईआर दर्ज कराने की जरूरत ना। यह अलग बात है कि अब तक इस मामले में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन इनकी एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है। और कितने दिन बाद इस अर्जी को खारिज किया गया, सोचेगा 5 जनवरी, और मैं खबर आपके सामने रख रहा हूं 1 नवंबर को। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ। कमलनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अर्जी दाखिल करके कहा है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने उनके स्टार प्रचारक रहने पर रोक लगा दी है वो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और चुनाव आयोग ऐसा नहीं कर सकता है। ये किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी शख्स का मौलिक अधिकार है कि वो स्टार प्रचारक बन सकता है और उसकी पार्टी उसको स्टार प्रचारक बना सकती है। चुनाव आयोग उसके स्टार प्रचारक रहने पर रोक नहीं लगा सकते। इस मामले में उम्मीद है कल सुबह सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाए। लेकिन बता दें आपको, जब ये बुलेटिन आपके पास जा रहा होगा, आज शाम में जो है मध्य प्रदेश का चुनाव प्रचार थम चुका होगा। वो 3 तारीख को अब यहाँ पे मतदान होना है 28 सीटों पर। बीजेपी को जीतने के लिए सिर्फ 9 सीटें चाहिए, 9 सीटें जीत जाएगी तो भी सरकार बन जाएगी, और कांग्रेस को जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए सभी 28 की 28 सीटें चाहिए। देखना दिलचस्प होगा कि कौन 9 के लिए लड़ रहा है और कौन 28 के लिए लड़ रहा है। सबसे ज़्यादा इज्जत इस पूरे मामले में अगर किसी की दांव पर लगी है तो वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया की। हालांकि कल उनकी ज़बान फिसल गई और वो कहने लगे कि पंजे के निशान वाला बटन दबा देना। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग जब पहुंचा था तो सुप्रीम कोर्ट ने आनन फानन में 26 तारीख को सुनवाई करके फैसला सुना दिया कि हाई कोर्ट चुनाव आयोग द्वारा जो है रैली करने की इजाज़त पर रोक नहीं लगा सकता है। जो बीजेपी के नेता भी पहुंचे थे इस पूरे मामले को लेकर। अब देखना होगा कि कमलनाथ इस मामले को लेकर पहुंचे हैं तो इस मामले में होगा क्या और उसके होने का कुछ फायदा होगा क्या। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। महज शादी करने के लिए नहीं कर सकते हैं धर्म परिवर्तन, ये कहना है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। मुजफ्फरनगर के एक मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है। हालांकि जो पीड़ित जोड़ा है वो यहाँ ये पूछने नहीं गया था कि जज साहब कब धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, कब धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आप बताइए किस स्थिति में धर्म परिवर्तन किया जाना चाहिए, किस स्थिति में धर्म परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, ये पूछने नहीं गया था। ये गया था कि साहब हम दोनों बालिग हैं, हमने अपनी इच्छा से शादी कर ली है, हम दोनों के परिवार हमारी जान के दुश्मन बने हुए हैं, हमारी जान की रक्षा करवाइए। लेकिन कोर्ट ने उस मामले में कुछ एक्शन नहीं लिया। अलबत्ता इनको एक रियायत जरूर दे दी कि भैया थारे खिलाफ जो थाने में मुकदमा दर्ज है ना, उसको लेके कोर्ट में जो थारे बयान दर्ज होने हैं यानी कि जिला अदालत के भीतर, तो वहां जाके अपने बयान दर्ज करा लो, थारी कोई गिरफ्तारी ना होने की। ये रियायत तो दी, लेकिन इसके साथ जो टिप्पणी कर दी वो बड़ी कमाल की है। कहा दस्तावेज देखने के बाद पता चल रहा कि जो छोरी है वो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रख रही है और उसने जो इस्लाम कबूल करा वो 1 महीने पहले ही करा, जिससे लग रहा वो तो लड़के से शादी करने के लिए ऐसा कर रही। और शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करना तो ठीक नहीं है, ये तो इस्लाम में भी नहीं लिखा हुआ है कि भाई इस तरीके से धर्म परिवर्तन किया जाए। जब आस्था ना हो, श्रद्धा ना हो तो धर्म परिवर्तन ना किया जाए इस मामले में। अब ये मामला
हाई कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद गरमाया हुआ। वो अलग बात है भोंपू मीडिया वाले इसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इसमें मुद्दा ये है कि क्या ये व्याख्या कराने पहुंचे थे हाई कोर्ट से, जो व्याख्या हाई कोर्ट ने कर दी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। विजय मिश्रा के पुत्र विष्णु मिश्रा के खिलाफ जारी कर दिया गया है लुकआउट नोटिस। बता दें आपको, विजय मिश्रा भदोई की ज्ञानपुर सीट से एक बाहुबली विधायक हैं। उनके ही एक रिश्तेदार ने उन पर मुकदमा लिखवा दिया कि साहब इन्होंने मारी तो धरती घेर ली। मुकदमा दर्ज होने के बाद विजय मिश्रा को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जिब से जेल में डाला, जिब से तो विजय मिश्रा की मुसीबत ही आ गई। एक के बाद एक मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज हो रहा। बनारस की एक लड़की सामने आई जो बॉलीवुड में जाके जो है ऑर्केस्ट्रा का काम करती है। उस लड़की ने कहा जी मुझे इन्होंने अपने यहाँ बुलाया था ऑर्केस्ट्रा के लिए, और बाद में मेरे साथ बाप बेटे सब ने मिलके गैंग रेप किया। पहले मैं डर रही थी, लेकिन अब जब विजय मिश्रा जेल में चला गया तो मेरे अंदर हिम्मत थोड़ी पैदा होगी, इसलिए मैं मुकदमा लिखाने आ गई हूँ। तो मुकदमा भी लिख गया। उस मुकदमे से बचने के लिए जो है विजय मिश्रा हैं, उनके बेटे विष्णु मिश्रा हाई कोर्ट तक पहुंचे, लेकिन उनको अग्रिम जमानत यानी कि एंटीसिपेटरी नहीं मिल पाई है, जिसके बाद उनके विदेश भागने का रास्ता जो है लग रहा है कि साफ हो गया है, यानी कि वो भाग सकते हैं या डर लग रहा है जी वो भाग जा। तो ऐसे में लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। लुकआउट नोटिस जारी करने के बाद बता दें आपको, कोई आदमी देश छोड़ के नहीं भाग सकता। यह अलग बात है कि अगर वो विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी ना हो तो, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या हो तो फिर भी भाग जाएंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हादसे के दौरान नहीं खुला एयर बैग, कंपनी को देना होगा 3 लाख रुपए का मुआवजा। 2 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा इलाज और मानसिक परेशानी के लिए, और 1 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा जो मुकदमा लड़ा इतने दिनों से। ये फैसला सुनाया है दिल्ली राज्य उपभोक्ता निवारण अधिन आयोग ने। और किस मामले में सुनाया है वो भी थोड़ा सा आपको बताते हैं। कार सेफ्टी होती है साहब, कार जब टकरा गई ना, सामने गुब्बारे से खुल जाएंगे जी, तारा मुंह ना फूटने का, दांत ना टूटने के। ऐसे करके सारी कंपनी जो है कारें बेचे हैं और उस नाम का मोटा मोटा पैसा निकाल रहे हैं ग्राहकों से। लेकिन एक शख्स जो दिल्ली से पानीपत की ओर जा रहे थे, उनकी गाड़ी जो है वो धनोरा के पास टकरा गई साहब ट्रक से टकराने के बाद गुब्बारे तो खुले ना। फिर उन्होंने इस पूरे मामले को लेके डाल दिया केस। 2017 से केस चल रहा था, अब जाके इसमें जजमेंट आया है। 3 लाख रुपए का जुर्माना इस कार की कंपनी पे लगा दिया। अब हमारी काम चोरी जान लो, आप हम अपनी भी बता दें, झूठ बोलने से क्या फायदा। इस मामले में हमें पता ना कार कौन सी कंपनी की थी या कार कौन सी थी, ये हमारी लापरवाही जान सकते हो। ऐसे ही पत्रकार हैं जी, हम आधी अधूरी सी पत्रकारिता करें। भोंपू मीडिया की तरफ बड़ा सारा तो जुगाड़ है ना कि सब जगह से निकाल नुकूल के आपको बता दें। हालांकि नाम बता दे रहे हैं। ये जो शख्स हैं इनका नाम है शैलेंद्र भटनागर, और इनके साथ ये घटना 2017 नवंबर में हुई थी। अगली खबर का रुख कर ले। धर्म स्थलों से जुड़ा केंद्र का कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, ये कहते हुए पेशे से एडवोकेट और भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से एक और पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें 1991 में बने हुए धर्म स्थल कानून को चुनौती दी गई है, जिसके तहत 15 अगस्त 1947 तक जो धर्म स्थल जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहेंगे, सिर्फ राम मंदिर मामले को छोड़कर, यानी कि अयोध्या वाले मामले को छोड़कर। अब इनका कहना जी ये क्या मतलब हुआ जी, विष्णु के अवतार तो जो है राम भी हैं और विष्णु के अवतार जो है कृष्ण भी हैं। विष्णु के एक अवतार राम की ज़मीन छोड़ दी गई और कृष्ण जो दूसरे अवतार हैं उनकी ज़मीन को ना छोड़ा गया। ये तो गलत है, इस कानून को ख़त्म किया जाना चाहिए। और इसके लिए दलील जो इन्होंने दी है वो बड़ी दिलचस्प है। इनका कहना है संविधान के तहत धर्म स्थलों से जुड़े जो मामले हैं वो राज्य का विषय है भाई साहब, प्रदेश सरकार का विषय है। केंद्र सरकार ना उसमें कानून बना सकती है। लेकिन ये बात 30 साल बाद बीजेपी के इस नेता को समझ में आई। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी को ना समझ में आई, जिनके सामने पार्लियामेंट में कानून बन रहा था। वो ना कह सके थे भाई नरसिम्हा राव तुम क्यों कर यहाँ से कानून बना रहे, तुम तो बना ही ना सकते, तो प्रदेश सरकार बनागी। ये तमाम चीज़ें जो हैं 30 साल बाद इनको याद आई है। तो ये दलील दी गई है और एक अर्जी दाखिल की गई है, यानी कि एक पिटीशन दाखिल की गई है। देखना दिलचस्प होगा इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट अलग से सुनेगा या अभी हाल फिलहाल में कुछ धर्म गुरुओं द्वारा, कुछ हिंदू संगठनों द्वारा जो पिटीशन दाखिल की गई है इस कानून को चुनौती देते हुए, उन्हीं सबको इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट इसको सुनेगा। वैसे आप जान लीजिए सुप्रीम कोर्ट किसको सुन ले किसको ना सुन ले, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जो कश्मीर में धारा 370 का मामला आज तक नहीं सुना गया, जो मामला सीए को लेकर है वो आज तक नहीं सुना गया, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसी तरीके से जो चुनावी बॉन्ड वाला मामला है, आपने देखा होगा हमने बात की एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के को फाउंडर प्रोफेसर जगदीप छोकर जी से। उन्होंने साफ बताया कि मामला 2 साल से पेंडिंग पड़ा है। कोर्ट की समझ में नहीं आ रहा कि इसको सुने कि ना सुने।
तो भाई इसको क्या पता, जल्दी सुन ले। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इंटरनेट मीडिया के लिए कानून बनाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी, एक पिटीशन, एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि जो भी नफरत फैलाने की कोशिश करता है उसके चलते उस प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे फेसबुक पर कार्रवाई होनी चाहिए, व्हाट्सएप पे कार्रवाई होनी चाहिए, इंस्टाग्राम पे कार्रवाई होनी चाहिए, ट्विटर पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई नफरत फैलाने की कोशिश करता है तो इसके लिए बाकायदा कानून बनाया जाना बेहद ज़रूरी है। कोर्ट जो है अदालत जो है सरकार को इस बारे में आदेश जारी करे, ये मांग करते हुए एक पिटीशन दाखिल की गई है। देखेंगे इसमें क्या चीज़ें निकल के सामने आती हैं जब सुनवाई होगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ईवीएम से जुड़ी बहुत धांसू खबर है जी, नोट कर लेना। लोग तो कह रहे हैं ईवीएम बंद करा दो, लेकिन यहाँ ईवीएम में कुछ और कराने की कोशिश की जा रही है। ईवीएम में ना जी कैंडिडेट का फोटो भी हो, कैंडिडेट का नाम भी हो, कैंडिडेट की उम्र भी हो, कैंडिडेट की योग्यता भी हो, लेकिन ना हो तो चुनाव चिन्ह ना हो, कांग्रेस का पंजा ना हो, बीजेपी का कमल का फूल ना हो, मायावती का हाथी ना हो, और समाजवादी पार्टी की साइकिल ना हो, या राजद की लालटेन ना हो, या तीर कमान ना हो जेडीयू का। ये तमाम निशान नहीं होने चाहिए। अगर कुछ होना चाहिए तो वो ये कि कैंडिडेट का नाम हो, उसका फोटो हो, उसकी उम्र हो, उसकी योग्यता हो। ये मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। अब देखना दिलचस्प होगा सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन पर कब सुनवाई करेगा और ये निशान क्या दर्शाए जा सकते हैं या नहीं दर्शाए जा सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि भाई चुनाव आयोग से पहले सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा? चुनाव आयोग में भी तो ऐसी जाके डिमांड करनी हो। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अच्छी परवरिश के लिए 11 साल के उस बच्चे को सुप्रीम कोर्ट ने उसके विदेशी पिता की कस्टडी में दे दिया। मामला काफ़ी दिलचस्प है। मामला चलते चलते निचली अदालत से हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट के रास्ते अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। निचली अदालत यानी कि फैमिली कोर्ट, ठीक है। हिंदी में बात करें तो परिवार न्यायालय में एक मामला विचाराधीन था। केन्या और ब्रिटेन के रहने वाले, दो जगह के रहने वाले, यानी दोनों जगह की नागरिकता, अच्छे खासे कारोबारी आदमी हैं। उनकी पत्नी से विवाद चल रहा है। पत्नी के पास ही उनका बच्चा था। उन्होंने कहा साहब मेरा इतना बड़ा एम्पायर है, इतना बड़ा कारोबार है जी, कौन संभाल लेगा? मेरा बच्चा 11 साल का हो जी, इसे मेरे पास भेज दो, वहाँ देखेगा, वहाँ का माहौल समझेगा, कारोबार को जी भी तो संभाल लेगा। तो कोर्ट ने भी मानना भाई अब्बा जो है वो ठीक कह रहा है, और अम्मा जो कह रही है जी इसका बाप तो नशेड़ी है जी, दारू पीता है जी, इसका बाप तो नक्सली है जी, इस पर तो कई सारे मुकदमे क्रिमिनल के दर्ज हैं। ये बात में दम नहीं है, बाप की बात में दम है। बाप का इतना बड़ा कारोबार संभालने के आखिर कोई चाहिए। तो बच्चा जो है उसकी कस्टडी में भेज दिया। भैया ठाड़े की तो हर जगह चले, ठाड़े का कारोबार तगड़ा। वरना आप देख लो महिलाओं के सामने अदालत से कोई फैसले हो जाएं, लगता है आपको कभी? खैर, जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने कुछ शर्तों के साथ बच्चे को उसके विदेशी पिता की सुपुर्दगी में सौंप दिया है। कंडीशन लगाई है कि भैया केन्या की अदालत में जाओगे और वहाँ से एक मिरर ऑर्डर जारी कराओगे, ताकि ये जो बच्चे की माँ है ये कभी भी अपने बच्चे से मिल सके। छुट्टियों के दिनों में बच्चे को लेके इंडिया आओगे, बच्चे को इंडिया भेज दोगे, ये अपनी माँ के पास रहेगा, तुम्हारे कारोबार को भी देखेगा, तुम्हारा भी धंधा पानी चलता रहेगा, और यहाँ परिवार जो है वो पूरा बना रहेगा बच्चे का दोनों तरफ से। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अंकित शर्मा मर्डर आपको याद होगा, जिसका आरोप लगाया जाता है ताहिर हुसैन पर। उसी मामले में एक और आरोपी हैं, वो अग्रिम जमानत लेने के लिए कोर्ट पहुंचे, लेकिन कोर्ट ने उनको अग्रिम जमानत यानी कि एंटीसिपेटरी देने से साफ इनकार कर दिया। कटकडुमा कोर्ट के जो जज हैं उनका नाम विनोद कुमार है। उन्होंने आईबी कर्मी अंकित शर्मा के हत्या के आरोपी, जिनका नाम है मुंतजीम उर्फ मूसा, को अग्रिम जमानत देने से कहते हुए इनकार कर दिया कि भैया घटना स्थल से तो अंकित शर्मा की लाश पड़ी मिली है, आपको अग्रिम जमानत दे देंगे, आप उस एरिया में घूमने लग जाओगे, सबूतों से और गवाहों से छेड़छाड़ किए जाने की संभावना है, इसलिए हम आपको अग्रिम जमानत नहीं दे सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा मुंतजीम उर्फ मूसा की गिरफ्तारी कब होगी, या वो इस पूरे मामले में सरेंडर करते हैं। अभी तक बताया जा रहा है कि वो इस मामले में फरार चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं खोली जा रही है सील की गई प्रॉपर्टीज। जी हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी से जुड़ा हुआ मामला है। दिल्ली में 3 एमसीडी हैं, ईस्ट एमसीडी से जुड़ा हुआ ये मामला है। ईस्ट एमसीडी का एक जोन है जिसको शादरा जोन के नाम से जानते हैं। वहाँ 2 साल पहले पार्किंग की ज़मीन पे कब्जे को लेकर 700 प्रॉपर्टियों को सील कर दिया गया। सब पार्किंग की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है जी, वहाँ दुकानों के भारे सामान लगा के रख दें, पार्किंग की ज़मीन है थारे, वैसी ज़मीन थोड़ी है, उसके उठा के उनकी प्रॉपर्टी सील कर दी। वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। महीने भर पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दे दिया भाई इन प्रॉपर्टीज को खोल दो, लेकिन वो ऑर्डर लेके अब लोग गली गली घूम रहे, कभी भाजपा के काउंसलर के पास जाएं, कभी भाजपा के विधायक के पास जाएं, भैया हमारी वो खुलवा दो, हमारी प्रॉपर्टी सील पड़ी 2 साल से। तो बताया जा रहा है कि उनकी प्रॉपर्टी खुल नहीं पा रही हैं। अब ये मामला मुद्दा बनता जा रहा है क्योंकि कुछ ही दिनों बाद यहाँ पे एमसीडी का
चुनाव होने वाला है और एमसीडी पर पिछले 15 साल से भाजपा का कब्जा है। ये अलग बात है कि कूड़ा सड़क पे गिर जाने के बाद भुगतान न करने वाली एमसीडी के खिलाफ भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार ना बोल के यहाँ की जो प्रदेश सरकार है, जिसका जिम्मा ही नहीं है कूड़ा उठाना जिम्मा यहाँ की एमसीडी का है, उस पर अपना गुस्सा निकालते रहते हैं। आखिर पैसा भी इसी काम का मिलता है उनको। अगली खबर का रुख कर लेते। मुंबई पुलिस है बेहतरीन, जनता करे सहयोग। ये हमारा नहीं कहना जी, बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि साहब, जैसे महामारी के दौर में मुंबई पुलिस काम कर रही है और जिस प्रोफेशनल ढंग से काम कर रही है वो बहुत ही काबिले तारीफ है और मुंबई पुलिस बहुत ही प्रोफेशनल पुलिस मानी जाती है और स्कॉटलैंड की पुलिस से इसकी तुलना की जाती है। बता दें आपको, पूरी दुनिया में सबसे अच्छी पुलिसिंग स्कॉटलैंड की ही मानी जाती है। ये दलील कोर्ट को क्यों देनी पड़ी, ये भी थोड़ा सा मामला जान लीजिए। एक महिला है, नवी मुंबई की रहने वाली है, उनका नाम है सुनैना होली। उन्होंने उद्धव ठाकरे को लेकर फेसबुक पे कुछ लिख दिया, एक के बाद एक उनके खिलाफ 3 FIR दर्ज होगी। मुंबई पुलिस ने उनको नोटिस जारी किया, वो हाजिर ही नहीं हुई तो और FIR रद्द कराने के लिए कोर्ट पहुंच गई। तो मुंबई पुलिस आई, कहने लगे साहब बताइए, हम इनको नोटिस भेज रहे हैं, सम्मन भेज रहे हैं, या आके एक बार भी हाजिर नहीं होती। तो उनका वकील बताने लगा इनकी तबीयत खराब थी, अब ऐसा नहीं होगा। तो कोर्ट ने कहा भैया सहयोग करो, एक अच्छी पुलिस है, बेहतरीन पुलिस है, अच्छा काम करती है, जाओ अपना पक्ष रखो, अगर कोई दोष नहीं है तो कोई तुम्हारे खिलाफ क्या एक्शन ले लेगा। तो 2 नवंबर को उन्होंने कहा कि हम लोग पुलिस के सामने हाजिर होंगे। कोर्ट ने उनको उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें वो चाहती थी कि उनके खिलाफ 3 FIR जो है दर्ज जो है उनको रद्द कर दिया जाए। अब आखिरी खबर का रुख कर लेते हैं। ये थोड़ी अलग खबर है, इसको थोड़ा अलग ढंग से सुनिएगा। अमेरिका की कोर्ट ने इसरो से जुड़ी एक कंपनी पर लगा दिया है 9,000 करोड़ का जुर्माना। जी हाँ, छोटा मोटा जुर्माना नहीं है जी, बहुत तगड़ा जुर्माना लगा दिया जी। कैसे लगाया वो थोड़ा सा जान लो। अमेरिका की कोर्ट ने इसरो की बिजनेस यूनिट, यानी कि इसरो के पास एक व्यावसायिक शाखा भी है, इसरो की बिजनेस यूनिट जिसका नाम है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन, पर 1.2 अरब डॉलर यानी कि करीब 9,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। अब सवाल पैदा यह होता है कि जुर्माना किस मामले में लगाया है। तो बताया जा रहा है कि बेंगलोर की एक कंपनी है जिसे स्टार्टअप देवास के नाम से, देवास मल्टी मीडिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि एक स्टार्टअप है देवास मल्टीमीडिया। इनके बीच में और इसरो की जो बिजनेस कंपनी है उसके बीच में एक समझौता, एक मुआहदा, एक एग्रीमेंट होता है 2005 में। उसके तहत दोनों साथ मिलकर 2 सैटेलाइट बनाएंगे और उन दोनों सैटेलाइट का आगे संचालन भी करेंगे। ये एग्रीमेंट इनके बीच होता है। इसी के साथ एक एग्रीमेंट इनके बीच और होता है कि 70 मेगाहर्ट्ज़ का जो 2 स्पेक्ट्रम है वो भी देवास को दिए जाएंगे। लेकिन 2011 में जो ये इसरो की बिजनेस कंपनी है एंट्रिक्स जो है इस पूरे मामले को समझौते को तोड़ देती है, समझौते से बाहर आ जाती है, जिसके बाद ये जो इन पर केस डाल देती है और अब अमेरिका की कोर्ट ने एंट्रिक्स पर जुर्माना लगा दिया है 9,000 करोड़ रुपए का। भूल चूक लेनी देनी, विदेश की खबरें ऐसी हों बता दें पहले ही। बनी की दुकान की रसीद देखी ना, नीचे लिख रखा है भूल चूक लेनी देनी। तो भाई भूल चूक लेनी देनी, हमारे पास ज़्यादा बड़ा जुगाड़ है नहीं कि सारी चीज़ सर्च करके धारे सामने धरी दें। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।